हेलो गाइस, आज हम किसी भी राशि को खर्च करने के बाद उसका हिसाब कैसे मिलाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा 100 रुपये का नोट को लेकर बार बार खर्च मिलाया जाता है जो वास्तव में नहीं मिलता है। वह हिसाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वह आपको बनाने वाला वीडियो होता है। खर्च किस प्रकार से किया जाता है, कैसे शेषफल बचता है, कितना शेषफल बचता है, वीडियो को अंत तक देखें। आप निश्चित रूप से आप इसका हिसाब मिलाकर सामने वाले को संतुष्ट कर बता सकते हैं। हम इसको एक दो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हिसाब नहीं मिलता है उसको समझेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और यदि वीडियो वास्तव में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। अब कई बार हम देखते हैं कि 100 रुपये व्यक्ति बाजार लेकर जाता है या 100 रुपये किसी ने मुझको दिए तो उसको किस प्रकार से खर्च करना है। राशि है आपकी 100 रुपये। अब यहाँ पे ये जो राशि है उसमें से ये आपके खर्च की गई राशि है और ये आपकी शेष राशि है और ये आपके 100 रुपये यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से माना कि मैंने 100 रुपये में से एग्जाम्पल मैंने 50 रुपये खर्च किए लिए। अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 50 रुपये। ध्यान से देखिएगा, इसका निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने जैसा जवाब मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब 50 रुपये बचे, उसको वापस मैं यहाँ लेता हूँ। अब मैंने 30 रुपये ले लिए, अब मेरे पास 20 रुपये बचे हैं। फिर मैं यहाँ आपसे 10 रुपये लेता हूँ इनमें से, तो मेरे पास अब 10 रुपये बचते हैं। जब 50 रुपये 100 में से लिए तो 50 शेष बचते हैं। फिर 50 में से मैंने 30 रुपये लिए, 20 रुपये शेष बचते हैं। फिर मैं 20 रुपये में से 10 रुपये लूँगा, मेरे पास 10 रुपये शेष बचते हैं। अब इसका योग करेंगे, कितना खर्च हुआ ये देखेंगे। 50 रुपये से 50 खर्च किए, अब अपने पास बचे 50 रुपये। 50 रुपये मैंने 30 रुपये खर्च किए, अब अपने पास बचे 20 रुपये। 20 रुपये में 10 रुपये खर्च किए, अब अपने पास बचे 10 रुपये। अब उन 10 को भी हम यहाँ खर्च कर लेंगे तो अपने पास कितने बचे? 0 रुपये बचे हैं अपने पास। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम योग करते हैं तो 50, 80, 90 और 100 रुपये अपना खर्च हो जाता है। लेकिन 50, 60, 70 और 80 रुपये ही अपने पास शेष बचते हैं। ये देख लीजिए आप। तो ये कैलकुलेशन आपका सही क्यों नहीं बैठ रहा है? जब 100 रुपये में 50 खर्च किए, 50 शेष बचते हैं। फिर 50 में 30 खर्च किए, 20 शेष बचते हैं। फिर 20 में से 10 खर्च किए, 10 शेष बचते हैं। फिर 10 में 10 खर्च कर लिए, कुछ भी नहीं बचते हैं। फिर भी ये अंतर क्यों आता है? यहाँ पर आपको बनाया जाता है, इस प्रकार की गणित नहीं होती हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष गौर करें और यदि आपने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं आप। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ये आपके लोगों को जिस प्रकार से उत्तर आते हैं वो ये तरीका है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमेशा खर्च की हुई राशि आपकी सही मिलेगी। मैं एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। माना कि राशि मैंने चेंज कर दी है, राशि वही है लेकिन खर्च करने का मैंने कम ज़्यादा कर दिया है। जैसे मैंने 100 रुपये थे, मैंने 70 रुपये खर्च कर दिए, अब मेरे पास 30 रुपये बचे। फिर देखा मैंने 30 में से 20 खर्च कर दिए, मेरे पास 10 बचे और 10 ही मैंने खर्च किए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। अब देखो यहाँ अंदर कितना आ गया आपके पास? मतलब 100 राशि पूरी आपकी 100 है लेकिन यहाँ केवल 40 रह गए। यानी आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे इधर आपका कैलकुलेशन बिगड़ता जाएगा। अब मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा आपके सामने। अब मैंने 100 रुपये में से 90 रुपये खर्च किए, अब मेरे पास 10 रुपये बचे। वो 10 रुपये भी मैंने खर्च कर लिए, कुछ भी नहीं बचे और मेरे उत्तर 100 इधर आ गए। इधर केवल 10 ही बचे। कहने का अर्थ ये है, देखो लास्ट सवाल है। अब इसके बाद मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूँगा। अब 100 रुपये थे, 100 मैंने खर्च कर लिए, क्या बचा? शेष कुछ भी नहीं बचा। तो यदि इधर कुछ नहीं बचा तो 100 रुपये खर्च हो गए। यदि मेरे पास कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री 100 रुपये की जगह अपन 100 कोई वस्तु को लेंगे। अब हम उस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। अब माना कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, अब 100 आम है।
ये 100 आम है। अब मैं 100 आम को नहीं लेते हुए इसको सरल तरीके से करना चाहूँ, मेरे पास 10 आम है और 10 ही आम के मैं यहाँ गोले बना रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आम मैंने बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पर खर्च किए गए आम लिखूँगा और यहाँ पे शेष आम लिखूँगा। आप देखिएगा इस वीडियो से, आप इसके माध्यम से आप क्लियर समझ जाएंगे। खर्च किए मैंने 10 आम में से मैंने खर्च किए हैं 4 आम। अब मेरे पास शेष कितने बचे हैं? 6। 20 में से 10 आम, 4 आम मैंने खर्च किए 10 में से, तो अब मेरे पास 6 आम बचे हैं। यानी यहाँ आम कितने बचे हैं ये आपको देखना है। 6 आम बचे, 3 आम वापस, उसका हिसाब नहीं रहता है। अब मैं 6 आम में से 3 आम वापस खर्च करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ कितने आम बचे? 3 आम बचे, अर्थात यहाँ पर भी शेष 3 ही होना चाहिए। यहाँ पे संख्या, जब यहाँ मैं खा गया उस आम को, तो फिर यहाँ संख्या क्यों, उसका योग क्यों? जो आम मैं खा चुका हूँ इसका हिसाब क्यों? यदि मैं 4 आम में से मैंने, फिर से बता रहा हूँ मैं, आप फिर से समझें, 10 आम थे, 10 में से मैंने 4 आम खाए, अब मेरे पास 6 आम बचे। फिर मैंने मान लो 6 के लिए 3 नहीं खाए, अब मैंने 2 आम खाए, ये 2 आम खाई मैंने, अब मेरे पास 4 बचे, तो मैं यहाँ 4 ही शेष बचना चाहिए ना। शेष आगे थोड़ी बढ़ता है, शेष का हिसाब वहीं रहता है, शेष आगे नहीं बढ़ता है। ठीक, अब उसमें से फिर मैं 2 आम खाता हूँ, तो ये 2 आम साफ होगा, यहाँ 4 थोड़ी रहेंगे क्या, यहाँ 2 ही तो बचेंगे शेष। फिर मैंने ये 2 आम और खा लिए हैं, अब यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, शेष आपका कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से जो आम मैंने खाए हैं वो उधर आ जाएंगे। क्या शेष फल आएगा? क्या जो आम आप खा चुके हो इसका हिसाब यहाँ योग आ सकता है? ये इस प्रकार इसका शेष नहीं होता है। मेरे जेब में 100 रुपये मैंने रखे हैं और उसमें 100 रुपये में से मैं पुनः एक बार 100 रुपये का हिसाब मिलाना चाहता हूँ आपको, पुनः आप उसको समझें। ये मेरे पास 100 रुपये हैं और इसको मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मैंने खर्च किया है और ये शेष बचा है। अब वास्तव में ये मान के चलिए कि मेरी जेब के अंदर 100 रुपये है और उसमें से मैंने 20 रुपये खर्च कर लिए। मेरी एक जेब के अंदर 100 रुपये है, उसमें से मैंने 20 खर्च कर लिए। क्या मेरी दूसरी जेब के अंदर से क्या संबंध है? मैं अपनी पहली जेब के अंदर ही कितने बचे शेष? 80 रुपये। उससे दूसरी जेब के अंदर या दोनों तरफ हिसाब थोड़ी मिलाया जाता है। जो रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ उसका कोई हिसाब नहीं होता है, उसका शेष नहीं होता है। हाँ, डायरी में आप लिखोगे कि मैंने 20 रुपये खर्च किए, तो वो डायरी के अंदर 20 रुपये खर्च किए हुए लिख सकते हैं। शेष कितना बचा आपके डायरी में? मान लो 80 रुपये। अब मैं 20 रुपये और खर्च करता हूँ, तो क्या डायरी के अंदर आपके पास शेष रुपये 60 और बचेंगे? यदि 60 बचते हैं, सही हैं, तो क्या ये 80 रुपये का हिसाब यहाँ रखा जाएगा? उसको हटाया जाएगा। अब आप डायरी में लिखोगे अब मेरे पास 60 रुपये बचे। क्या 80 भी बचेंगे और 60 भी बचेंगे? नहीं, केवल 60 बचेंगे। फिर आप 60 में से फिर 30 रुपये खर्च कर लो, तो क्या आपके पास 30 और बचेंगे? तो 30 और बचेंगे तो क्या 60 भी रहेंगे? नहीं, 60 खत्म हो जाएंगे। अब अपने पास केवल 30 रहेंगे। अब इन 30 को मैं फिर खर्च कर लेता हूँ, तब मेरी डायरी के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास 0 रुपये रहे, तो क्या मेरे पास शेष कुछ भी नहीं रहा, तो फिर ये 30 कहाँ से आए? ये नहीं रहेंगे। इस प्रकार शेष पर हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ हिसाब नहीं लिखा जाता है, हिसाब इधर आता है कि अपने पास 100 रुपये हो गए हैं। लेकिन आपको इस ऐसे सवाल के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शेष राशि बची हुई एक ही होती है। खर्च की हुई राशि को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ सामग्री में खर्च किया, ये ठीक कराने में खर्च किया, ये तेल डलवाने में खर्च किया और इसकी कुछ खाने की वस्तु लाया, ये हमने इस प्रकार इस मद में खर्च किया। लेकिन क्या शेष राशि जो होती हैं, जो आपने 60 रुपये में से 20 रुपये खर्च होने के बाद आपके पास 80 रुपये बचे, फिर आपने 20 रुपये खर्च कर लिए तो 60 रुपये बचे, तो क्या इनका योग किया जाएगा? नहीं, योग वही होता है जो अंतिम शेष बचता है, वही उस शेष राशि को रखता है। मान लो मैंने 30 रुपये यहाँ खर्च नहीं किया, माना कि मैंने यहाँ 100 रुपये में से 20 रुपये खर्च किए तो शेष 80 बचे, फिर 20 खर्च किए तो 60 बचे, तो अब ये नहीं रहा। अब 60 में 30 खर्च किए तो अब मेरे पास 30 बचे, ये नहीं बचे। अब इधर योग करेंगे तो 30 आएगा, इसका योग करेंगे तो 70 आएगा। अब दोनों का योग क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल दोनों का योग 100 आएगा।
परंतु शेष फल तो वही रहेगा ना जो अपने पास बचा हुआ है। ऊपर की संख्या को कैसे जोड़ा जाएगा? इस प्रकार से यदि आपसे कोई प्रश्न करे तो उसको मैंने जो आम के माध्यम से, जो खाए जाते हैं आम, क्या उनका वापस कैलकुलेशन किया रहता? नहीं, पर कितने खाए उसका किया जाता है। शेष कितने बचे, क्या पुराना इधर से इधर लाने के बाद भी ऊपर वाली संख्या को नहीं रह जाता है? जाता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने निश्चित रूप से समझा होगा कि 100 रुपये खर्च में शेष का हिसाब कैसे मिलाया जाता है। चलिए एक चीज़ और कई बार पूछते हैं बच्चे कि 12,1212 लिख के बताओ। 12,1212 एक प्रश्न आता है। 12,1212 इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आप तुम लिख सकते हो 12,1212? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 12,1212 निश्चित लिख सकते हैं, लेकिन उसको पहले आप अपने हिसाब से समझें कि 12,000 को कैसे लिखते हैं। ये 12,000 होते हैं। अब 1200, क्या 1200 को ऐसे नहीं लिखा जाता? 1200 मतलब 12,1200 फिर 12। अब इन सबको जोड़ लो तो 12,1200 जो लिखने का तरीका वो ये होगा। यहाँ पर भी आपको कई बार बनाया जाता है और हम बन जाते हैं। इसका उत्तर होगा 12,1212 का अर्थ होता है 13,212, कोई 12,1200 कहते हैं। ये 1200 कोई संख्या नहीं होती है। 1200 को 12,000 जब 1200 अलग से क्यों लिखेंगे? इस 12,000 की जगह हम यहाँ पे 13,000 क्यों नहीं कर सकते और 200 लिखो ना। 12,000 की जगह बोलेंगे 13,200। अब 1200 का 1,000 का आंकड़ा यहाँ बढ़ना चाहिए ना। तो इस प्रकार से 13,212 को भी 12,1212 कहेंगे। इस प्रकार कहीं गणित के ऐसे सवाल है जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस प्रकार के सवालों का इस्तेमाल किया जाता है। हमें बनना नहीं है और उन सवालों को इस प्रकार से जवाब देकर हम गणित को हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको वास्तव में कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।